इस ये ऐसी फार्मिंग है, इसमें आप 2 माह में 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा करके तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया कमा सकते हैं। बकरियां पालना सिर्फ पेंडू लोगों का काम नहीं है, इसमें हम जैसे आईटी के प्रोफेशनल इस वजह से हैं कि इस बिजनेस में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। आप थोड़े टाइम में करना चाहें, थोड़े पैसों से करना चाहें, आप ये फार्मिंग कर सकते हैं और आप इससे 1 लाख 2 लाख आप मैक्सिमम कैपेसिटी तक इससे प्रॉफिट भी ले सकते हैं। फार्मिंग ये है कि आप जानवर की मैक्सिमम कैपेसिटी को अचीव करें और जानवर से 10 लीटर तक दूध लें। फार्मिंग हम किस तरह करें और कितने पैसों से करें, कितनी जगह पे करें, कितने जानवरों से करें, ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आपने देखा है कि इस वक्त मैं यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बने एक गोट फार्म में मौजूद हूँ और जैसा लोगों में रुझान बढ़ रहा है और हकीकत बात यह है कि जब पढ़े लिखे लोग किसी भी चीज़ में आते हैं ना, तो रवायती से वो चीज़ डिजिटल फार्मिंग की तरफ वो ट्रैवल कर जाती है। उसमें नई चीज़ें डेवलप होती हैं, नई सोच उसमें आती है, पढ़े लिखे लोग अपनी टेक्निक उसमें यूज़ करते हैं। तो गोट फार्मिंग का माशाल्लाह एक मुख्तलिफ स्केजुअल हो जा रहा है और मॉडल ही बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। रवायती गोट फार्मिंग से बड़ी तेज़ी से गोट फार्मिंग डिजिटलाइज हो रही है। तो इस फार्म के हवाले से जानेंगे कि एक ख्याल ज़हन में आता है कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होगी, तो जिसके पास 1 करोड़ या 50 लाख या 40 लाख नहीं है, वो अच्छा गोट फार्म डिजिटल तौर पे करना चाहता है। और यूरोपियन स्टैंडर्ड की आप बात कर लें तो वो 5 से 7 लाख में भी पॉसिबल है कि आप ऐसा गोट फार्म बना सकते हैं। आप कैसे इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, कौन सी ब्रीड पे और किस तरह पे, किस मॉडल पे आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि फ्यूचर में आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ये आज की वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को तारुफ करवाइएगा। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ और जैसे कि आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया कि हम पढ़े लिखे नौजवान इस काम की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह जी। अच्छा, फर्स्ट पे मेरे देखने वालों को ये बता दीजिए कि लोग कहते हैं यार शौक में कुछ कर लिया, पल्ले कुछ पड़ता नहीं है, तो आपका क्या ये शौक है या बिजनेस है और फ्यूचर में प्लानिंग क्या है आपकी इस शौक को या इस बिजनेस को लेके? देखिए, शौक की हद तक बात ठीक है, शौक हर बंदा कहता है कि जानवर रखें, शौक कर लें, बट हमारा शौक के साथ साथ इसको प्लान है कि हमने इसको एज अ बिज़नेस किस तरह प्रॉफिटेबल बनाना है कि इसको एक इंडस्ट्री बनाया जा सके, ना कि सिर्फ शौक की हद तक या लोगों को दिखाने की हद तक कि जी ये मेरा बहुत अच्छा बकरा तैयार हो गया, सोना है, ये है, बस ठीक है। बट आपने इसको प्रॉफिटेबल किस तरह बनाना, बाद इस पर हम उसी पे वर्किंग कर रहे हैं कि हमने इसको प्रॉफिट की तरफ किस तरह लेके जाना। अच्छा सर जी, पहले सुनने में ये आता था कि बकरी फार्मिंग जो है ना, वो अगर कोई बंदा चरा के करेगा तो उसको प्रॉफिटेबल होगी उसके लिए। और बकरी का जब भी कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है, एक तो ये कि ये एक आम बंदे का या देहाती बंदे का या उस बंदे का जिसके पास कोई और वसाइल नहीं है रोजगार के, बकरियां चला के अपने घर का चूल्हा वही जलाता है। तो जैसे पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं, आप जैसे माशाल्लाह नौजवान लोग इस पे मजीद चीज़ें इसमें जिद्दत आ रही है, जदीद चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, तो क्या ख्याल है कि ये देहाती लोगों का ही काम है या कि पढ़े लिखा तबका भी इस फार्मिंग में अपना हिस्सा डाल सकता है और इससे वो भी अर्निंग जनरेट कर सकता है? देखिए, जो देहातों वाली आपने बात की ना, इसमें ये है कि जो वो देहातों में रखते हैं ना, वो गोट फार्मर नहीं होते। अब गोट फार्मर वो गोट कीपर्स होते हैं, ठीक है। गोट को कि उन्होंने रखा हुआ है, सुबह को गए चला के बाहर से वही आ गए, ठीक हो गया। जो गोट फार्मिंग है ना, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसमें आपने जानवर को रख के इसको बढ़ाना है, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना उसको अचीव करना है। कीपर्स वो देखें इतने सालों से काम चलता आ रहा है, वो अभी तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को क्यों नहीं अचीव कर सके। देखिए, इंटरनेशनली अगर आप देखें, उनके पास ऐसी ऐसी जेनेटिक चेंजेस है उनकी नस्लों में कि 10-10 लीटर एक दिन का दूध देती हैं बकरियां। हम इसको इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं लेके जा सके? ये उन्हीं लोगों की वजह से ना, कोई जो चलते आ रहे हैं बस ठीक है यार, कोई काम नहीं करना, बच्चे लेने भेज देने और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं पहुंचना, इसको इंडस्ट्री नहीं बनाना। अब दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि इसकी डिजिटलाइज में या एक रवायती फार्मिंग में सिर्फ फार्मिंग के मॉडल्स का ही फ़र्क है या कि ब्रीड का भी फ़र्क है कि वो ब्रीड्स और हैं और जो डिजिटल तरीके पे आपको 10 लीटर दूध दे सकें और ब्रीड दे सकें, प्रॉफिटेबल हो सकें, वो ब्रीड्स भी मुख्तलिफ हैं, जेनेटिक का भी इसमें काफ़ी फ़र्क है? जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। देखिए, हमारे पास अमृतसरी बीतल हमारे पास है, सिर्फ इसी वजह से है कि अपने पास जितनी है पाकिस्तान में ब्रीड्स अवेलेबल है ना, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है दूध देने की, पर उस कैपेसिटी को हमें अचीव करना पड़ता है, ठीक है। ये खुद ब खुद नहीं देगी, आपको अचीव करना पड़ेगा टाइम के साथ साथ। जो इंटरनेशनल मॉडल्स की आप बात करें, उन्होंने इसमें काम करके जेनेटिक चेंजेस करके इस वक्त उस लेवल पे लेके आए हैं अपनी गोट को। खूबसूरती में वो इतनी नहीं है, ठीक है, बट वो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उनका इंडस्ट्री में उनकी बहुत ज़्यादा रोल है,
तो वो उन पे काम कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैक्सिमम अचीव किया जा सके, इसकी कैपेसिटी को इसको लेके जाया जा सके। और या तो गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इस पे वर्किंग करे, इसके जेनेटिक्स चेंज करें करके फिर आइंदा आने वाले सालों में इसको उस जगह पे लेके जाए कि इसको भी हम इजीली उस तरह इस्तेमाल कर सकें। अच्छा सर जी, अभी जैसे आप कह रहे थे कि इसको वो लोग इससे बहुत ज़्यादा दूध लेते हैं और बीतल जो है ब्लैक कलर में, आप देखा गया है कि पाकिस्तान के बहुत से फार्मर या बहुत से किसान वो कह रहे होते हैं कि मेरे पास बीतल है, तो आप कह रहे हैं कि बीतल डेयरी के पर्पस के लिए ज़्यादा फिजिबल है। तो आपकी अब तक की अचीवमेंट क्या है कि आप क्या समझते हैं कि बीतल जो इस वक्त मौजूद है यही डेयरी की कैपेसिटी को फ्यूचर में पूरा करेगी, या कि इसमें आप कुछ जेनेटिक चेंजिंग्स लाएंगे या फार्मिंग के मॉडल्स चेंज करेंगे तब ये जाके आपकी डेयरी की कैपेसिटीज को पूरा करेगी? देखें, जहाँ तक फार्म के मॉडल्स की बात है ना, मॉडल्स ने एक बेसिकली बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है कि जानवर स्ट्रेस में ना आए, अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन को अचीव कर सके। जहाँ तक आप बीतल की बात कर रहे हैं, बीतल एक नाम है, उसके मतलब है बकरी संस्कृत में, और इसकी बीतल की 9 स्ट्रेन है। बीतल की 9 ब्लड स्ट्रेन जो आगे चल रही है, अमृतसरी, मक्खी चीनी, ये वो सारी बीतल की ही स्ट्रेन आगे। तो इसमें जो अभी तक हमने जो जेनेटिक चेंजेस किए हैं, जो अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या यहाँ के लोगों ने, जो मक्खी चीनी है वो गोश्त के लिए बेहतर समझी जाती है क्योंकि उसका ग्रोथ रेट इनसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो अमृतसरी बीतल है या इसमें फैसलाबादी बीतल है, ये वो ब्रीड्स हैं जो दूध की मैक्सिमम कैपेसिटी को अचीव कर सकती हैं, पोटेंशियल है इसमें। और बट ये कि फिर भी इतना मतलब मैक्सिमम 4 लीटर पे आ जाएंगी, 5 लीटर पे आ जाएंगी, ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। जो लोग कहते हैं कि उनके जानवर जो 6 लीटर 7 लीटर दूध देते हैं वो सिर्फ नुमाइश की हद तक होते हैं, वो उन्होंने टेम्परेरीली उनको इतना कर लेते हैं। बट ये कि आप इसको एज अ बिजनेस मॉडल फिर उस तरह नहीं लेके चल सकते जिस तरह इनको, या तो जानवर आप हट बहुत ज़्यादा बड़ा कर लें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आएंगे, या तो फिर इसकी जेनेटिक्स चेंज होके क्या नाम है इसकी कैपेसिटी बढ़ा लें, या तीसरा ऑप्शन ये कि बाहर से इंपोर्ट कर लें। अच्छा, आपकी इस वक्त का जो मॉडल का आपने किस किस मॉडल पे काम किया है और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें ताकि देखने वालों को पता लगे कि आप सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, आपने खुद भी इस पे मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करके एक चीज़ को हासिल किया है। जी हाँ साहब, मैंने जब हमने सबसे पहले फार्म बनाया था ना, हमारा मॉडल ये था कि हमने मीट पे काम करना। तो मीट के काम के लिए जो मार्कियों में कंजप्शन होती है या मार्ट्स में कंजप्शन हमारी, हम उनसे भी मिले शुरू करने से पहले। उन्होंने कहा जी काम बहुत अच्छा है, मीट बहुत अच्छा है, ये वो। तो जब हमने काम शुरू किया, हमने सब मक्खी चीनी, जैसे आपको पहले बताया कि मीट ब्रीड के लिए बेहतरीन है वो, हमने मक्खी चीनी के 80 बकरे लेके यहाँ लेके आए, उनके लिए फीड रेडी किए, स्टॉक किया, हर चीज़ किया, उनकी रेयरिंग की। इवन हमने एक माह में उनके 6-6 किलो वज़न बढ़ाए, ठीक है। तो पर मसला ये हुआ है कि जब हमने मार्केट की सूरत हाल को देखा ना कि कसाई लोगों को क्या खिला रहे हैं, ठीक है, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कसाई उनको क्या खिला रहे हैं। हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे न्यामो वाली जो हमारी फैसलाबाद की मंडी है, यहाँ पे बैठ के, हमारे दोस्त की काड़त थी, वहाँ बैठ के हमने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि कसाई लेते क्या हैं, जो लोगों को देते हैं इतना चीपली किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब हमने देखा वो ख़राब बकरियाँ, बीमार बकरे और जिसे काटू माल बोलते हैं, वो लोगों को खिला रहे हैं, ठीक है। वो पीछे से उन्हें बहुत चीप पड़ता है, लाके वो आगे लोगों को खिला देते हैं। हमने जब वो चीज़ देखी तो हमने ऑब्जर्व किया कि यार इस तरह हम जैसा फार्मर इनको कभी कम्पीट नहीं कर सके। जो मार्कियाँ वगैरह उनसे डील करने की कोशिश की, उनसे मिले, उन्होंने कहा कि यार ये रेट है, इस रेट पे हमें कसाई देते हैं, आप भी दे दें। तो उस रेट पे तो हम पूरा कर ही नहीं सकते, ठीक है। और सेकंड, हाँ जी, और ये तो आपका पहला मॉडल है। दूसरा सेकंड मॉडल फिर हमने एक ये ट्राई किया कि हमारी रेफरेंस था मंडी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ये किया कि हमने दूसरी मंडियों से जानवर परचेज़ करके हमने देखा कि अगर वक्ती तौर पे हमें ये प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता। हमने तकरीबन 80 से 100 जानवर और परचेज़ करके हम फिर मंडियों में लेके आए। मंडियों में यहाँ जो वीक में 2 बार मंडी लगती है, हमने वहाँ उसको रख के वहाँ ऑब्जर्व किया कि हमें कितना प्रॉफिट देता है। तो इंस्टेंट प्रॉफिट जिसे कहते हैं कि उसको अचीव करने के लिए, बट वहाँ पे भी कोई प्रॉफिट नहीं था इतना, कोई 500, 1000, 1500 मैक्सिमम आप इतना छुड़वा सकते हैं, मतलब प्रॉफिट की माद में। तो वो हमने देखा कि यार ये भी बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इस वजह से फिर हम उनको छोड़ के फिर ये तीसरे पर्पज़ ये ब्रीड की तरफ आ गए। हम इनसे दूध की कैपेसिटी भी इनकी बढ़ा रहे हैं, पर अब हमारी मेन फोकस है कि इनसे ब्रीड लेनी है हमने।
सही है। मतलब कि आपका फोकस जैसे आपने शुरू पे कहा कि दरअसल ये डेयरी के पर्पस का ही डेयरी, जानवर हाँ है, जी, बिल्कुल। और अगर ये मीट के लिए करें भी तो प्रॉपर मीट के लिए पाकिस्तान में इसकी मार्केट मार्केट नहीं नहीं है। है। आप अपनी ब्रीड को जब आपकी तैयार हो जाए, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा हो, अब उसको मीट के तौर पे मार्केट में सेल कर सकते हैं। या तो एक और मॉडल है इसमें जो कि एक प्रॉफिटेबल मॉडल है, जो हम समझते हैं इतनी ठोकरें समझ खाने के बाद, कि आप ईद के लिए, ईद के मीट के लिए काम करें, जो ईद उल अधा है ना, उसके लिए आप काम कुर्बानी करें, का। कुर्बानी का, हाँ जी। तो उसमें ये होता है कि आप 3 माह पहले, मोस्टली जो जिन लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ जो करते हैं ये, वो रमज़ान में परचेजिंग करते हैं। रमज़ान में परचेजिंग करने के बाद 2 से 3, 2-2.5 माह उनको रेयरिंग करते हैं। रेयरिंग पे पर जानवर की कॉस्ट मिनिमम, बहुत मिनिमम आती है। उसमें ये कि वो जानवर बड़ा प्रॉफिटेबली सेल कर लेते हैं ईद उल अधा पे। अच्छा सर जी, चौथा मेरा बड़ा अहम सवाल यह है कि आप इस फार्म के वाले से डिटेल दीजिएगा। जी जी। ये फार्म किस मॉडल पे बनाया गया है? जी जी। इससे पहले हमने कुछ फार्म्स विजिट किए थे, जबकि उनकी वो बहुत ज़्यादा लागत पे बनाए गए थे, जबकि आपने तो हैरान कर दिया कि आपने कहा मेरे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे 6 से 7 लाख रुपया खर्चा आया है। तो ऐसे यूरोपियन स्टैंडर्ड का फार्म अगर एक बंदा बनाता है 1 करोड़ रुपया लगाता है, और दूसरा बंदा कहता है मैं 5 लाख में तैयार करता हूँ, दोनों में फ़र्क, स्ट्रक्चर का क्या फ़र्क है? और तीसरा, मेरे देखने वाला व्यूवर अगर वो बनाना चाहता है, आप उसको क्या रहनुमाई करेंगे कि वो कैसे इस स्टैंडर्ड का फार्म कम इन्वेस्टमेंट में कैसे बना सकता है? देखिए हाफिज़ साहब, हमने बेसिकली ये फार्म बनाने से पहले हमने कॉस्टिंग की इसकी। हमने 3 मटेरियल्स के साथ इसकी कॉस्टिंग की। जो ईंटों के साथ हम, अगर हम यही जितना हमने लोहे का स्ट्रक्चर नीचे बेस पे खड़ा किया हुआ है ना, यही अगर हम ईंटों के साथ करते तो बिल्कुल हमारा पूरी कॉस्ट 5 से 7 लाख मैक्सिमम कवर हो जानी थी। हमने लोहे के साथ कवर किया है, और लोहे में भी हमने जाली का इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर आपने देखा होगा हमने इस पाइप का इस्तेमाल किया, ये बहुत कॉस्ट चीप पड़ता है उससे। तो हमने कॉस्टिंग करके हर चीज़ की, फिर बाद में इसको हमने प्लान, इसकी ड्राइंग्स बनी है, आर्किटेक्ट बैठ के उन्होंने हमें सारा गाइड किया, हमने पहले फिर इसकी कॉस्टिंग कर ली, फिर किया। अगर हम ईंटों वाले के साथ करते 5 से 7 लाख रुपया, इसके साथ किया, ये भी मैक्सिमम हमें जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, तकरीबन 10 से 12 लाख में कॉस्ट किया। और इसमें हम एट अ टाइम हमने 100+ जानवर रख के देखा हुआ है, ठीक है, बहुत इजीली सर्वाइव करते हैं। और हम इसकी, इस शेड की कैपेसिटी है कि हम 200 जानवर तक यहाँ पे जानवर रख सकते हैं। अच्छा हसन भाई, यहाँ मेरे देखने वालों को ये बताइएगा कि यूरोपियन स्टैंडर्ड जैसे हम बात कर रहे हैं, इसमें डिजिटल में और रवायती फार्मिंग में और यूरोपियन स्टैंडर्ड फार्मिंग में फ़र्क क्या है? इसमें बेसिकली फ़र्क ये है कि आपने एक अच्छा यूरोपियन स्टैंडर्ड में आपने एक स्ट्रेस फ्री माहौल जानवर को देना है। इसमें गर्मी के लिए टेम्परेचर कंट्रोल अलहदा सिस्टम से करना है, सर्दी के लिए अलहदा इनको आपने हीट वगैरह देनी है, टेम्परेचर मीटर वगैरह लगाने हैं, और इनका जो, इनको इनके यूरन से बचाना है। बेसिकली इनका जो यूरन है, इनका बहुत बड़ा दुश्मन है, तो हमने इनको इनके ही यूरन से बचाना है, और इनको ईजी रखना है कि ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को अचीव कर सके। अच्छा सर, आपके कहने का मतलब है कि इस फार्म को आपने जो 10 से 12 लाख में तैयार किया था, 200 जानवर तक आपने इसमें रख के खुद देखे हैं जी। अच्छा, अब कोई और बंदा बनाना चाहे तो आप उसको बताइएगा कि वो यहीं पे, अगर आपसे भी कम उसके पास इन्वेस्टमेंट है, तो कैसे अपनी जगह को मॉडिफाई करे, कैसे अपने पहले से मौजूद हाल में ये फार्म बनाएगा, या कि उसको इस फार्म के लिए दोबारा से फार्म के नाम की छतें वगैरह सारा दोबारा बनाने जैसे हमारे आम होता है? बिल्कुल नहीं। मैं आपके देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने फार्म बनाना है तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनका इस्तेमाल करें। आपने लाजमी नहीं है कि यूट्यूब पे आपने हमारा फार्म देख लिया, किसी का फार्म देख लिया, आपने एज इट इज़ इसको डिटो कॉपी करना है। आपके पास कमरा है, छोटा हाल है, बड़ा हाल है, आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। आप कतन इस तरह ना करें कि उनका इस तरह का हमने भी इस तरह बनाया। मकसद मैंने आपकी बात को इस तरह समझाया है कि मकसद ये हो कि मैंने अपने जो जानवर है ना उनको रिलैक्स करना है, जैसे आपने किया है, वो स्ट्रेस में नहीं आने देना। वो चाहे वो पहले से ऑलमोस्ट जो उनके पास हॉल्स मौजूद हैं या पहले फॉर्म मौजूद है उसमें कुछ डेवलप कर ले, कुछ उसमें मॉडिफाई कर ले, कुछ चीजें इंस्टॉल कर ले। नहीं, जैसे ये जाली आपने मेटल की, लोहे की अच्छी इस्तेमाल की है, यही बांस की कोई ले ले, यहाँ यूज किया जा सकता था। और अगर किसी के पास हॉल मौजूद है उसके लिए नई छत की या फर्श की जरूरत नहीं है,
नहीं है बिल्कुल। अच्छा सर, अब बिजनेस फिजिबिलिटी के तौर पे बताइएगा कि इस फार्मिंग में हर बात हर काम शुरू पे तो कुछ सीखने के लिए होता है, ये शौक के लिए होता है, लेकिन उसका एक एंड होता है जो बिजनेस की तरफ जा रहा होता है। तो इस फार्मिंग में बिजनेस आप कैसे देखते हैं, एक नया बंदा कैसे अर्न कर सकता है और सालाना कितनी अर्निंग की जा सकती है इस फार्मिंग से? हाफ़िज़ साहब, इसमें ये है कि जो बिज़नेस फिजिबिलिटी के मतलब के बारे में कि देखिए, हमने जब से शुरू किया ना, हम एक्सपेरिमेंट ही करते आ रहे हैं अभी तक कि हमने इसको, हमारा एम ये है कि हमने इसको प्रॉफिटेबल बनाना है, जो नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए भी और हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल हो, और जो पुराने भी बैठे हैं वो भी इन चीज़ों को देख के हमारे तजर्बे से सीख के हम चेंज करके अपने मॉडल को इसको प्रॉफिटेबल की तरफ लेके चलें। और कोई भी नया बंदा अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि बैकअप उसका नहीं है इतना कि फिर भी गोट फार्म में आ जाता है, फिर भी तो उसके लिए वो प्रॉफिटेबल हो जाए। ये नहीं है कि वो पैसा लगाता रहे और सालों साल इंतज़ार करता रहे। तो इसकी बिज़नेस फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन जो क्या नाम है मेथड है ना, वो अपना ईद उल अदा है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करें ईद उल अदा से पहले 6 माह पहले कर लें या रमज़ान में कर लें। रमज़ान में करके आप मुनासिब कीमत में जानवर खरीदें, उनकी रेयरिंग करें, अच्छी ब्रीड लें जो खूबसूरत लें। देखें, ईद पे खूबसूरती बिकती है, ठीक है, तो आप उस पर उसको मैनेज करें। मैनेज करके आपकी जो कॉस्ट आती है ना, मैक्सिमम एक बकरे पे मैक्सिमम आपकी 2500 से 3000 रुपये एक कॉस्ट आती है, अगर आप बाहर से हर चीज़ परचेज करके उसे दे रहे हैं। अगर आपका अपना है चारा वगैरह, जिस तरह हमारा अपना चारा लगा हुआ है, तो आपकी कॉस्ट आधे से भी कम हो जाती है। तो आप उसको इस तरह मैनेज करें। आपको 2 माह में तकरीबन लगा लें कोई 5-6 हज़ार रुपये बकरे पे खर्चा आएगा। 30,000 का आपने खरीदा हुआ बकरा आपका इजीली 60,000 रुपये निकल जाएगा ईद पे, अगर आप 2 माह पहले भी शुरू करते हैं। मतलब कि आप फर्स्ट टाइम तकरीबन आप मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप 15 से 20 जानवरों पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो इस अगर एक बंदा 15 बकरों से शुरू करना चाहता है, उसकी इन्वेस्टमेंट बताइएगा, फिर जो उस पर कॉस्ट आ जाएगी उसकी कॉस्ट की भी एक फिजिबिलिटी दीजिएगा, और तीसरे माह में जब उसने सेल आउट करना है तकरीबन 2.5 से 3 माह का ये पीरियड होता है ना, तो 3 माह की उसकी अर्निंग क्या होगी, उसकी 15 बकरियों को ब्रीड 15 बकरों का ये जो फिजिबिलिटी पीरियड है इसकी। इसमें हाफ़िज़ साहब इस तरह है कि देखें, 15 बकरे हैं, आपने 30 से 35 हज़ार की रेंज में बकरा लेना, ठीक हो गया। 30 से 35 हज़ार की रेंज में आपको जो बकरा मिलेगा, 10 बकरे तकरीबन 3 लाख के हो गए, और तकरीबन 4.5 लाख के आपके बकरे आएंगे 15, ठीक है। अच्छे, जिसे अच्छा बकरा कहते हैं, जिसने ग्रोथ करनी है, और बकरा आपने लेना है 2 दांत, ठीक हो गया। बकरा वो लेके फिर बाद में आपने उसकी कॉस्टिंग करनी है उसकी खुराक पे। अगर आपके पास चारा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपका जो मैंने आपको पहले कॉस्ट बताई 100 रुपीज़ पर जानवर आपको पड़ेगी अच्छा खाना जिसमें उसने बढ़ना है। तो हमेशा इसमें ये होगा कि फिर आपके 15 बकरों की 1 माह की कॉस्ट 45,000 रुपये आ जाएगी, तो फिर 2 माह की 90,000 रुपया, ठीक हो गया। आपने 4.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 90,000 रुपया उनकी खुराक पे आपने लगा दिया है, तो 4.5 और 90 कितना हो गया, ये 5 लाख और बन गया आपका 40,000। 2 माह का, 2 माह का, ठीक है। 2 माह में 5,40,000 रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया, और जो आपने ये बकरे लिए हुए हैं ना, ये आपके उस वक्त तक तकरीबन 60 से 70,000 रुपये का बकरा कंफर्म है, ठीक होगा। मंडी अच्छी रहेगी, जिस तरह आपको पता है मंडियों का अपने हालात होते हैं कि इस साल मंडी बहुत अच्छी गई है, इस साल बुरी गई है, रेट अच्छे नहीं मिले। जो सबसे अच्छी मंडी जाएगी उसका आपका यही बकरा 70 से 80 का बिकेगा। अगर सबसे बुरी मंडी भी जाएगी ना, आपका यही बकरा कभी भी 50,000 से नीचे नहीं बिकेगा। कोई बहुत कम रेट लगाने वाला भी आएगा, 50 से नीचे नहीं लगाएगा। और इसमें देखें, अगर आप देखें दरमियान में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रख लें ना, 60 का आपका बकरा बिक रहा है, तो देखें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आई है। आपको पर बकरा भी देखें आपको बच रहा है 20,000 रुपये आपको बच रहा है, ठीक हो गया। 20 से 22,000 आपको बच रहा है, और ये तकरीबन आपको ईद पे बचा जाएगा तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आपको प्रॉफिट आ जाएगा। किसी से भी डिस्कस करता हूँ तो मेरे ज़हन में वो ख्याल आ जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वमा मिन नबिय्यिन इल्ला राइयल गनम, कि कोई भी नबी ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह ने बकरियां न चरवाई हों। तो आपकी अभी वाली बात के मैनेजमेंट का दूसरा, गोट फार्मिंग का दूसरा नाम मैनेजमेंट है। तो जिन्होंने पूरी कौमों की मैनेजमेंट करनी हो, अल्लाह उनसे सबसे पहले बकरियां चरवाता है, जो इसको समझ लेगा गोया कि वो सारी उम्मत संभाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, लास्ट पे इनकी जो खुराक है सब्ज होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है। कहते हैं बकरी हराई खांदी है, तो जब हम आप जैसे पढ़े लिखे फार्मर्स से मिलते हैं वो कहते हैं यार हरे का इससे कोई तल्लक ही नहीं है। तो ये क्या सिस्टम है? आप सब ये बेसिकली लाजमी नहीं हमने हरा या खुश्क देना, ये है मुतवाज़िन ग़िज़ा। जिस तरह हम लोग हैं, इंसान है, वो मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे रहते हैं और ठीक रहते हैं। मैं चोपड़ी भी खा ली थी, सुक्की भी खा ली थी, बिल्कुल ऐसे ही।
तो हमने अभी तक जो चीज़ समझी है कि इनकी जो बैलेंस न्यूट्रिशन जैसे बोलते हैं वो इस तरह है कि हम इनको खुश्क चारा देते हैं सुबह के टाइम, इनको खुश्क चारा इनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली सारा हम काम चला रही है, नहीं कि यार दिल आज ज़्यादा किया ज़्यादा डाल दो, ये हम उस तरह मैनेजमेंट के साथ चाह रहे हैं। सुबह खुश्क चारा देते हैं, 4 बजे हमारा चारा भी अपना लगा हुआ है इधर, 4 बजे तक हम अपना जो चारा यहाँ पे लगा हुआ है वो काट के जो सब्ज़ चारा है वो इनको खिलाते हैं और रात के टाइम हम इनको वंडा देते हैं। सही है। वंडा हम ज़्यादा नहीं देते, वंडा हम देते हैं हर बकरी के हिसाब से उसको उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कि इसके बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए, विटामिन्स पूरे होने चाहिए कि मसला ना करे। तो हमारे फार्म में माशाल्लाह कभी भी किसी बकरी ने ना कोई बीमारी का साइन शो नहीं किया, किसी भी तरह का मसला नहीं आया, और ना ही हमारे फार्म में मौक जो है वो बहुत कम लगती है जानवर को, क्योंकि हम इनको हर चीज़ दे रहे हैं। सही है। ठीक है, हम हरा भी दे रहे हैं, खुश्क भी दे रहे हैं, हम इनको वंडा भी दे रहे हैं, इनकी चीज़ पूरी की, पर हमारी कॉस्टिंग फिर भी कम है। ठीक है, हमने कॉस्टिंग पे भी काबू किया हुआ है। वाह ज़बरदस्त। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हम मैनेज करके चल रहे हैं। मेरी बात या एहसन भाई की बात हरफे आखिर नहीं है। अगर आपने भी इसमें ये फार्मिंग करनी है, ऐसा फार्म बनाना है और इस फार्मिंग में जिद्दत लानी है, तो पहले तो बात यह है कि आप इनका फार्म विज़िट करें, लोकेशन भी आपको बता दी गई है, और अगर आपने कोई भी काम करना है तो आप खुद से उस पर रिसर्च करके आप जो भी नतीजा हो आप उसके बाद कदम रखिएगा। आप मेरे कहने पे या इनके कहने पे कोई भी काम ना कीजिए, क्योंकि पैसे आपने लगाने हैं, खपत आपकी होगी और आपको पता है कि मैंने क्या करना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त दी। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।